दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल मॉम एंड डॉटर्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ कि लाला की छठी के बाद से मेरा ये फर्स्ट उसके बाद से ये मेरा ब्लॉग है। बीच में नहीं बना पाई क्योंकि फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था। पहला तो ये रीज़न है और दूसरा ये है कि शुभी वान्या दोनों का यूनिट टेस्ट स्टार्ट है। तो आना पड़ता है कि बेटा आपका एग्ज़ाम है, बैठो याद करना। और जब तक मतलब पूरा फुल टाइम आपको देना है, आप बैठोगे तो वो पढ़ेंगे। अदरवाइज़ उनको ये टेंशन नहीं होती है कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरा टेस्ट है तो मुझे पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे उनको देना पड़ता है। तो वो ना रेगुलर वाली पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो तो ख़ैर होमवर्क करना और ये सब तो बच्चों को मालूम होता है कि नेक्स्ट डे स्कूल जाना है तो वो कंप्लीट करना ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो वो कर लेते हैं। पर जैसे अब एग्ज़ाम है तो उनको ये नहीं है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए या मुझे पूरा तैयार करना है, या मतलब डर नहीं है, या पता नहीं, अभी बहुत छोटे हैं शायद, इतना टेंशन नहीं लेते। मुझे लगता है हम लोग के टाइम हम लोग कुछ ज़्यादा टेंशन वाले बच्चे थे और वो बहुत इत्मीनान वाले बच्चे हैं। तो बहुत सारा टाइम उन लोग की पढ़ाई में चला जा रहा है और फिर ऑब्वियसली तबीयत भी नहीं सही है तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है ना कि चलो पहले वो ज़रूरी है, पहले उनका एग्ज़ाम देख लूँ। और थोड़े बहुत मतलब इस समय ऐसी तबीयत है ना कि कुछ काम मम्मी करती हैं और कुछ काम मैं कर पाती हूँ। और आज अभी खाना-वाना बना लिया मैंने। मतलब रेगुलर वाले जो काम होते हैं, दोनों का फर्स्ट मतलब दोनों का आज टेस्ट है तो दोनों स्कूल गई हुई हैं। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात की जाए और एक ज़रूरी बात भी करनी थी, आप लोगों को एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करनी थी। एक कमेंट आया है मेरे यूट्यूब पे एक कमेंट आया है। मैं उनका स्क्रीनशॉट आप लगा दूँगी। तो उन्होंने उनका नाम शायद उनका चैनल होगा मारा सबसे न्यारा मारा हरियाणा ऐसे कुछ है। अब मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, मैंने नोट नहीं किया। तो उनका कमेंट आया था कि ममता जी, मैं आपके व्लॉग्स तो देखता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर व्लॉग्स में देखता हूँ कि आप हर व्लॉग में कहती हैं मैं थक गई, मैं थक गई। आप इतना थकती क्यों हैं? हाँ, इसके लिए एक बार और मुझे किसी ने टोका था कि आप वो हर बार मतलब हर उसमें कहती हैं कि आज मैं बहुत थक गई, आज मैं बहुत थक गई। तो पहली चीज़ तो ये है कि थकना बहुत नेचुरल सी चीज़ होती है ना कि कोई भी आदमी हो, ज़्यादा वर्कलोड हो, ज़्यादा काम हो तो थक जाएगा। पर हाँ, मैं बहुत कहती हूँ कि मैं थक गई और थक जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ मैं। उसके पीछे का रीज़न है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज सोचा कि ये चीज़, हालाँकि मैं इसको मैं बैठ जाऊँ कि मैं सोचती थी ना कि मैं ये चीज़ें नहीं याद करूँगी या इन चीज़ों को नहीं शेयर करूँगी। लेकिन आज इस कमेंट ने मुझे मतलब वो किया कि नहीं, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए लोगों को कि ये ना लगे कि हाँ, वाक़ई ये कौन-सा ऐसा काम करती हैं कि हर वक़्त थकी रहती हैं। तो देखिए, सबका शारीरिक क्षमता सबकी अलग-अलग होती है। सबका शारीरिक जो है मतलब स्टैमिना सबका अलग होता है, सबकी कंडीशन अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले बहुत थक जाती थी या पहले भी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन चीज़ें क्या होता है, एक बार होता है ना, जैसे मेरे साथ भी वही हुआ कि जैसे एक कपड़ा होता है ना कि आप उसको कहीं से वो फट गया है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, अब उसको कितना भी अच्छा रफ़ू कर लो, कितना भी, पर वो मज़बूती नहीं आ पाती है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही झेला है इन सालों में कि जिसको कहते हैं ना कि अंदर से शरीर तो है पर वो खोखला ही जो दिखता है ना वैसा है नहीं। मतलब अंदर से वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब मैं उस चीज़ को सच में बताऊँ तो लिटरली मैं उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती हूँ जो मैंने फ़ेस करी। लेकिन सोचिए कि डॉक्टर्स की लापरवाही से हम किस हद तक पहुँच सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मुझे तो डॉक्टर्स के से बहुत डर लगता है। अब मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ना तो मैं सोचती हूँ मैं घर में ही अपना काम-वाम मतलब काढ़ा-वाढ़ा पी लो, कुछ कर लो, जल्दी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। मैं इतना डॉक्टर से डरने लगी हूँ कि एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ सिज़ेरियन हैं। तो बहुत से लोगों की होती हैं, नो प्रॉब्लम उसमें, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। 4 साल पहले जब मेरे देवर की शादी हुई तो उस समय जब मेरी बड़ी बेटी हुई तब से मुझे थायरॉइड हो गया और उसकी वज़ह से मतलब मेरे पीरियड्स वग़ैरह बहुत इम्बैलेंस रहते थे। तो जब उस समय मेरी 3rd प्रेगनेंसी हुई और मैं नहीं चाहती भी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई था उसकी वज़ह से कि मैं नहीं जा पाई।
मुझे नहीं पता चला। फिर देवर की शादी में भाग-दौड़, नाचना-गाना, ज़ाहिर-सी बात है भई, बड़ी भाभी थी, मेरा देवर मुझे भाभी माँ कहता है, तो बेटे की शादी थी। बहुत, बहुत, बहुत खुश थी, काम करना अलग, बड़ी बहू थी, घर में अकेले ऊपर-नीचे भागना-दौड़ना ये सब करना। उसके बाद खूब जी भर के नाचा-गाया, खूब मतलब जितनी ज़्यादा खुश हो सकती थी, जितना ज़्यादा खुश होना चाहिए, उतना थी। और उन सब का नतीजा हुआ कि 10 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम आई और मतलब फिर मुझे यहाँ पे डॉक्टर्स ने मना कर दिया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। किसी ने सजेस्ट किया कानपुर जाने का, वहाँ गए, बहुत अच्छा नर्सिंग होम था, बड़ा नर्सिंग होम था। डॉक्टर ने देखा और उसके बाद उन्होंने पहले तो कहा नहीं-नहीं सब कुछ सही है, ये और वो। उसके बाद उन्होंने लास्ट टाइम 4 दिन मुझे रखा, उसके बाद उनको ऑपरेट करना पड़ा। ऑपरेशन में उनसे जो भी मिस्टेक हुई, मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या गलती करी। लेकिन हाँ, गलती ये थी कि उन्होंने जब चीज़ें बिगड़ने लगी तो उसको छुपाने की कोशिश करने लगे वो। और पता है मतलब मुझे जीना था और इसलिए मेरी माँ ने मुझे दोबारा समझ लिए जन्म दिया कि मेरी मम्मी आ गईं। उस समय मुझे मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी वाली बेटी उस समय 2 साल की थी मान्या, और मेरी छोटी ननद, ये लोग लेके गए थे हॉस्पिटल। और वहाँ फिर जब मेरी मम्मी आईं, उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने फिर डॉक्टर के साथ बहुत स्ट्रिक्टली वो बहुत, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं तो उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर डॉक्टर को जब बहुत स्ट्रिक्टली बहुत मतलब उनको वो किया, तब डॉक्टर ने कहा कि और अब मेरे बस में कुछ नहीं है, आप इनको कहीं बड़े सेटअप में ले जाओ, इससे बड़े से यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। मम्मी ने कहा मैं कहीं नहीं लेके जाने वाली, और उसके बाद मम्मी ने कहा मैं प्राइवेट में कहीं लेके नहीं जाऊँगी। फिर मम्मी ने मेरे चाचा जी को फ़ोन किया और उनके मतलब इतना वो सचिवालय में उस समय मतलब अभी भी हैं, सचिवालय में हैं। तो उन्होंने फिर बहुत फ़ोर्स लगाया। फिर हैलट, कानपुर हैलट, वहाँ डॉक्टर्स मुझे लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कुछ बाकी नहीं बचा है, क्या लेंगे हम? फिर आप कहोगे कि आपका पेशेंट मर गया। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, दवा के मतलब इलाज के अभाव में नहीं मरनी चाहिए, इलाज के दौरान मर गई, कोई बात नहीं। हाँ, कंडीशन ख़राब है, हमें भी पता है। मैं सब कुछ आस-पास देख के समझ आ रहा था, अनकॉन्शियस नहीं थी। मुझे सिर्फ़ मेरे दोनों बच्चे दिख रहे थे। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे यहाँ से वापस जाना है क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ घर आ चुकी थीं। उस दिन मेरे साथ थी वहाँ पे। तो मुझे ये लगता था कि मुझे वापस आना है। और पता है, मेरी मम्मी जो खुद एक कैंसर पेशेंट है, उसके पहले उन्होंने अपना ऑपरेशन झेला हुआ था और वो हर 10-15 मिनट घूम के मेरे पास आती थी, मेरा हाथ पकड़ती थी और कहती थी, "सब ठीक है, परेशान मत हो, हम लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं, सब सही है, ठीक हो तुम।" और मैं सर हिला देती थी। उसके बाद फिर मालूम हुआ कि अ, खैर 5-6 दिन शायद आईसीयू में रही। उसके बाद जब बाहर आई, तो मेरे पेट के सारे टाँके खुल चुके थे, अंदर के बाहर के सब। पेट मेरा चूँकि पॉइज़न पूरे शरीर में 98% पॉइज़न हो चुका था, किडनी वग़ैरह काम करना बंद कर चुकी थी, तो मेरा पेट-वेट पूरा मतलब पूरे सब टाँके-वाँके खुले पड़े हुए थे। और उस कंडीशन में मैं फिर 15 दिन रही क्योंकि फंगस हो चुका था, इन्फेक्शन अंदर फैल चुका था। तो 15-16 दिन डॉक्टर ने वो पेट खुला रखा मेरा। बस उसमें आती थी दिन में 3 दफ़ा डॉक्टर, मुझे याद है 16 नंबर, 21 नंबर और 23 नंबर की वो ब्लेड होती थी पतली-सी, जिससे वो 3 बार उसको शुरू में 1-2 दिन उन्होंने शून्य करने का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद कब तक रोज़, जब दिन को दिन में 3 बार करना है। फिर मैं चिल्लाती रहती थी और 3 बार उसको खुरच-खुरच के उसके फंगस साफ़ किए जाते थे। फिर मैं नहीं याद करती हूँ, मैं उस चीज़ को सोचती ही नहीं हूँ। लेकिन और सोचिए हमारे मेडिकल उसमें ना कितना मतलब लोग इनसेंसिटिव होते हैं। जब मुझे आईसीयू से और यहाँ मतलब गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे शिफ्ट किया गया, स्त्री रोग विभाग में शिफ्ट किया गया। तो आईसीयू की एक नर्स मेरे साथ रही थी क्योंकि मैंने आईसीयू वाली ड्रेस पहनी थी उस समय, तो उनको वो उतारना था। और सब लोग बिज़ी थे क्योंकि डॉक्टर मुझे उस समय अटेंड नहीं कर रहे थे। बहुत कुछ वो था, वो लोग भी मतलब चाह रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत ना बढ़ जाए, कहीं ऊपर से सोर्स लेके आई हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो होता है ना, बहुत वो लोग वो कर रहे थे। तो जब वो कहती आप कपड़ा उतार के दे दीजिए, और बैग में बहुत दूर था, वो बहुत बड़ा शायद हॉस्पिटल है, तो मैक्सी-वैक्सी उस समय पास में नहीं थी, तो मम्मी कहीं थोड़ी देर रुक जाओ अभी वो। तो मम्मी फिर डॉक्टर से बात करने लगी, मेरे हस्बैंड बाहर भाग-दौड़ कर रहे थे, तो वो शायद वही लेने गए थे। उस सिस्टर ने, मैं हिल नहीं सकती थी, हिलने की कंडीशन में नहीं थी। उसने
और सब वो नाक वाक में नली लगी थी, बोलने की कंडीशन में नहीं थी। उसने वो कपड़े निकाले मेरे, उतार लिए और मेरे पर चद्दर डाल के वो चली गई। कही अब तुम्हारे घर वाले आएँगे तो क्या? मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे मतलब मुझे नहीं रहना है। मुझे मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे घर वापस जाना है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। उस दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बस आज अब मुझे जाने दो। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए, बहुत डाँटा, समझाया कि तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रहेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, तुम पागल हो ये सब सोच रही हो। फिलहाल 16 दिन बाद फिर तब जब सब कुछ क्लियर हुआ, टाँके लगे, उसके बाद फिर तीसरा टाँके भी ऐसे नहीं लगे 16-17 दिन बाद। इन सब मतलब ये सब करते हुए करीब 1 महीना हो गया था और 16-17 दिन बाद जब टाँके लगे तो फिर वो एक ऑपरेशन ही था, क्योंकि 1.5 घंटा लग गया था। तो मुझे तो बाद में पता चला, मैं तो अनकॉन्शियस थी, बेहोश करके किया गया था। तो मेरे हस्बैंड परेशान हो गए थे कि 1.5 घंटे में कौन-सा टाँका लग रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि वो भी एक ऑपरेशन ही था, क्योंकि उस बीच ना शरीर में जो इधर-उधर चर्बियाँ और ये स्किन और ये सब मतलब इकट्ठा मांस जगह-जगह हो गया था, वो सब काट-वाट के निकालना पड़ा और मतलब तो वो मेरा हुआ ऑपरेशन। उसके बाद कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। तो फाइनली मेरे टाँके कटे और मैं घर आई। घर आने के बाद फिर मुझे पापा आके ले गए, फिर मैं गोरखपुर चली गई अपने घर। वहाँ 1.5-2 महीने करीब रही। फिर घर आई क्योंकि बच्चों का स्कूल वग़ैरह भी था। फिर यहाँ पे आई और फिर धीरे-धीरे मुझे मालूम हुआ कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जब मैं सुबह उठती थी तो बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। मतलब मैं रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और बीच में ऐसा लगता था कुछ ऐसे बाहर हो रहा है। मतलब बहुत अजीब-सा और धीरे-धीरे वो चीज़ बढ़ती जा रही है। हाँ, तो फिर हम लोग जब वापस कानपुर गए ना तब मालूम हुआ कि वो इंसेशनल हार्निया था, पोस्ट ऑपरेटिव इंसेशनल हार्निया शायद उसको कहते हैं, या मुझे एग्ज़ैक्टली पूरा याद भी नहीं है। हाँ, तो वो हुआ है और उसका भी ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि हमारा पेट इतना कमज़ोर हो जाता है, उसके मसल्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो अपनी जगह से हट जाते हैं, तो हमारे जो और ऑर्गन्स हैं पेट के, आँतें वग़ैरह जो भी हों, वो सब बाहर की तरफ आ जाती हैं, वो हट जाता है मांसपेशी। तो फिर लेकिन अब तुरंत ऑपरेशन कोई भी डॉक्टर करने के लिए परेशान नहीं था और मैं बहुत पेन में थी। 6 महीने मैंने इस कंडीशन में निकाले हैं कि रात में लेटती वो पेट अंदर जाता। तो फिर 6 महीने बाद जनवरी में 20 जनवरी को फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में सोचिए इतना बड़ा ऑपरेशन था कि मेरे 25 टाँके लगे पेट में। पहले के जो ऑपरेशन थे उसके बाद इसके बाद में 25 टाँके लगे और तो इसीलिए मैं साड़ी वग़ैरह आप देखते होंगे मैं कम अब उसके बाद से मैं साड़ी-वाड़ी नहीं पहनने लगी, वरना शादी के बाद से लेके और 7 साल तक मैं सिर्फ़ साड़ियाँ ही पहनती थी। तो अब मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ, खुद को नहीं अच्छा लगता और तो फ़िलहाल और बहुत हैवी वर्क भी नहीं करती, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड होती हूँ कि वो आएँ तो वो कर दें, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ नहीं उठानी है और ऑब्वियसली 11 साल में 5 ऑपरेशन, सब मेजर ऑपरेशन। तो और सब पेट के ऑपरेशन थे, तो बाद में होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना और पेट बहुत कमज़ोर भी हो गया था। तो इतना सब झेलने के बाद तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं मैं हाँ, लेकिन इस टाइम ने मुझे बहुत हिम्मत दी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और एक चीज़ मुझे जो सिखाई कि यार मुझे तब ये समझ में आया कि यार अगर इस बीच मुझे कुछ हुआ होता तो मैं चली जाती फिर सबकी लाइफ वैसी हो जाती, पर मुझे याद कौन रखता? मुझे खुद के लिए तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। एक नाम जो लोग याद रखें, लिखती मैं पहले भी थी। तब वो समझ आया कि मुझे मतलब बस ये था कि अब मुझे कुछ करना है, ऐसे वरना इतने साल तो मैं आराम से बस घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, मैं इसी में बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। लेकिन इसके बाद जो कहते हैं ना चुल मचना इसके बाद ये चुल मची कि मुझे कुछ करना है और खुद के लिए करना है। और इस सब का परिणाम था कि मैं आज आप लोग के सामने हूँ और भी बहुत कुछ कर रही हूँ। जो धीरे-धीरे जिसका रिज़ल्ट आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आज ये बताना चाहती हूँ, आई होप वो भी देख रहे होंगे जिन्होंने कमेंट किया होगा कि भाई साहब, दोस्त, यार, मेरे फ्रेंड्स जो भी हो यार,
सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो आप समझो, आपको ये सिर्फ़ बताने का मतलब ये था कि अब मैं जब भी कहूँ ना कि मैं बहुत थक गई या मैं बहुत थक जाती हूँ, तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना। मैं वाक़ई बहुत थक जाती हूँ अब। अंदर से शरीर उतना मज़बूत नहीं रहता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ मैनेज करूँ, वैसे ही करूँ जैसे पहले करती थी, और कुछ करके दिखाऊँ। और जिसमें आप लोगों का साथ, आप लोग का प्यार मुझे बहुत-बहुत बहुत चाहिए। और मैं बहुत खुश होती हूँ, इतने लोग भी मुझे देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, 2-4 कमेंट्स आ जाते हैं, जो जो भी आते हैं कमेंट, मुझे बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगता है, और आप सब मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हो। मुझे हँसी आ रही, पता है? मुझे सोच के, फिर मेरी बहन बाद में कहती थी, बहुत बदमाश है, तो वो हमेशा बाद में कहती थी कि ऊपर तक तो तुम पहुँच ही गई थी, लेकिन अब भगवान को फिर पता नहीं क्या समझ में आया, नीचे धक्का मार दिया तो तुम वापस आ गई। तो मैं ऊपर जाके वापस आई हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। हाँ, और प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने ये सब चीज़ें सिम्पैथी के लिए या उसके लिए नहीं, अगर ये कमेंट नहीं आया होता तो शायद मैं आप लोगों को नहीं बताती। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो ये भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बस जितना भी कर लेती हूँ, बहुत कर लेती हूँ यार, फिर थक जाती हूँ, क्योंकि ताकत नहीं है, खुद को अभी बहुत मज़बूत बनाना है। यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बस यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना है। ये हाथी के दाँत हैं दिखाने के और खाने के और। तो चलिए दोस्तों, आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने आप को बहुत स्वस्थ रखिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।